हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट सेशन लेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए। आपने ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल थ्योरी या जो साइंटिस्ट हैं उनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे जा सकते हैं ये सब सीखा। नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियो वर्ड का मतलब है न्यूक्लियस, यानी वो सभी सेल्स जिनमें आपको ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस देखें बच्चों तो हमने कल अप्रोक्सीमेटली 17-18 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताया था। ये देखो, है ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने यूकैरियोट्स के ट्रू न्यूक्लियस को समझा था कि क्यों एक यूकैरियोटिक सेल को के न्यूक्लियस को आप ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि इसके पास 4 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें भी अगर हम डीएनए की बात करें तो वो डीएनए कैसे प्रोकैरियोटिक डीएनए से डिफर करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द क्वेश्चन इज, अच्छा ये आप सभी को पता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं उसमें सिर्फ जो पहला किंगडम है मोनेरा, जो बैक्टीरिया का किंगडम है, सिर्फ उसी में प्रोकैरियोट्स आते हैं। बाकी जितने भी चारों किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, दे ऑल आर अनएक्सेप्शनली यूकैरियोट। आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नीट में नहीं होना चाहिए। मान लो आपसे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट और उसमें 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन में प्रोटिस्टा का एग्जांपल है, एक ऑप्शन में बैक्टीरिया का है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार अमीबा चूज करें या बैक्टीरिया चूज करें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ना ये जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं जो प्रोटिस्टा में आते हैं, जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम है, यूग्लिना है, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, डायएटम्स हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है कि ये प्रिमिटिव हैं और हमें ये भी पता रहता है कि प्रिमिटिव का मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बहुत बार हम ये समझ जाते हैं कि ये सब भी प्रोकैरियोट हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार आपको ये चीज रिपीट कर रही हूँ कि पूरी दुनिया में सिर्फ मोनेरा किंगडम के मेंबर्स ही क्या हैं, प्रोकैरियोट हैं। बाकी चाहे सिंपल ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, अमीबा ही क्यों ना हो, यूग्लिना ही क्यों ना हो, इन सभी ये सभी सिंगल सेल्ड हैं, बट इनकी सिंगल सेल एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो चारों किंगडम्स और फंजाई तो सारे यूकैरियोट हैं ही, चाहे फिर वो यीस्ट हो या कोई दूसरा फंजाई हो। प्लांट्स में भी चाहे आप एल्गी देख लें, ब्रायोफाइटा देख लें, एंजियोस्पर्म तक सब यूकैरियोट्स हैं। एंड एनिमल किंगडम पूरा का पूरा पॉलीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक यूकैरियोट्स। ठीक है, तो इन यूकैरियोट्स पर यहाँ पर आपको एक बार अगर मैं एनसीईआरटी में बताऊं तो यूकैरियोट्स में पहले एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं वो डिस्कस किए हैं। कल मैंने आपको डायग्राम में बता भी दिया था कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो प्लांट सेल के पास हैं, एनिमल सेल में नहीं है। वो है सेल वॉल, देन ये आपको जो दिख रहे हैं ग्रीन कलर के पिगमेंट्स यानी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अलावा ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, यानी जो प्लास्टर्ड्स हैं वो एनिमल सेल में नहीं होते हैं। एंड तीसरा बड़ा सा स्ट्रक्चर है सेंट्रल वैक्यूल। एनिमल सेल में आपको या तो बड़ी सी वैक्यूल मिलेगी नहीं, और अगर वैक्यूल मिलेंगी तो बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स होंगी जो कुछ देर के लिए बनती हैं, अदरवाइज एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होती हैं। ठीक है, और वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल के पास है बट प्लांट सेल के पास नहीं है, दैट इज सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन यहां पर है, विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर यूजुअली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। आपको ऐसा स्ट्रक्चर बताना है जो दोनों में मिलेगा। तो देख लेते हैं, यहां पर है सेल मेम्ब्रेन, ये तो मैंने आपको बताया था कल की बेसिक यूनिट ऑफ सेल है, हर सेल में होगी ही होगी। एंड न्यूक्लियोलस, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, न्यूक्लियोलस टर्म के बारे में मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि जो न्यूक्लियोलस है वो एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है न्यूक्लियोलस, है ना। आप इसको न्यूक्लियोइड मत समझ लेना, न्यूक्लियोइड अलग है, न्यूक्लियोलस अलग है, न्यूक्लियस अलग है, और एक प्लांट्स में जो हम न्यूसेलस पढ़ते हैं वो अलग है। चारों अलग अलग टर्म्स है, यू नो द मीनिंग। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोलस की, तो बट ऑब्वियस हर यूकैरियोट में न्यूक्लियोलस होगा। तो यस, यहीं पर हमें वैसे हमारा आंसर मिल गया। फिर भी आप देखना चाहें तो देखो सेल वॉल वाला ऑप्शन तो हम टिक कर नहीं सकते, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं ले सकते, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अब आपका ये जो चैप्टर है यूकैरियोटिक सेल जो टॉपिक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल में बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों। एक तो सेल की एसेंशियल कवरिंग है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर एडिशनली सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा एसेंशियल कंपोनेंट क्या है सेल मेम्ब्रेन के अलावा, जो अंदर सेल में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, जिसमें बहुत सारे तरह तरह के सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियस। कुछ ऑथर्स न्यूक्लियस को भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेल मानते हैं, बट कुछ कहते हैं कि नहीं भाई, न्यूक्लियस तो सबका डायरेक्टर है, तो आप उसे एक सेल ऑर्गेनेल मत मानो, वो तो सेल का डायरेक्टर है, तो न्यूक्लियस एक अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में तीन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स आ गए, और थर्ड होगा अ वेल डेवलप्ड अ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। उन्हीं के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ये सब मैंने ऑलरेडी अपनी सीरीज में पढ़ा रखा है, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, हमारे इसी चैनल पर मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज अपलोड कर रखी है, जिसमें 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस अपलोडेड है बच्चों। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है या पूरी बायो एकदम टिप्स पे करनी है, तो आप उस सीरीज के सारे लेक्चर्स जरूर देखें, अभी तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपकी बायो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखें बच्चों, तो काफी कुछ चीजें बताई हैं मैंने, 1 बाय 1 उस सीरीज में पूरा लेक्चर में आपको समझा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो मोस्ट वैलिड मॉडल है, मोस्ट आप कह सकते हैं एक्सेप्टेड मॉडल है, यूनिवर्सल मॉडल है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कई बच्चों को लगता है कि ये फ्लूइड वर्ड कहाँ से आ गया, फ्लूइड का मतलब तो हम पढ़ते हैं ऐसी चीजें, कुछ तो फ्लूइड को बिल्कुल ही लिक्विड समझते हैं, जिनके बेसिक्स अच्छे हैं उनको पता होगा फ्लूइडिटी गैसेस और लिक्विड दोनों का नेचर है ना, क्योंकि जो चीज एक तरह से, मतलब मैं सिंपल भाषा में कहूं तो फ्लूइड का मतलब जो फ्लो कर सके, या जिस भी किसी मोल्ड में डाल रहे हो उसी मोल्ड की शेप ले ले, वही तो होती है चीजें जिनमें फ्लूइड नेचर होता है। रिजिड का ऑपोजिट है फ्लूइड। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को फ्लूइड क्यों बोला? सेल मेम्ब्रेन कोई पानी की तरह लिक्विड थोड़ी ना है, सेल मेम्ब्रेन तो एक स्ट्रक्चर है जो हम कह रहे हैं अलग अलग चीजों, अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स का बना है, बट उसका नेचर कैसा है, फ्लेक्सिबल। यहाँ पे रिजिडिटी नहीं है, सॉलिड्स की तरह रिजिड नहीं है ये, बल्कि क्या है यहाँ पर जैसे अगर मैंने आपको बताया था कल की, अगर सेल को ग्रो करना है तो वो जब साइज बढ़ेगा तो सेल मेम्ब्रेन एक्सपांड होगी, कुछ केसेस में सेल मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, तो इसी नेचर को कहते हैं फ्लूइडिटी। और ये फ्लूइडिटी सेल मेम्ब्रेन में क्यों होती है बच्चों? ये फ्लूइडिटी होती है सेल मेम्ब्रेन के में बायोमॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की वजह से। यू ऑल नो कि सेल मेम्ब्रेन के दो मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, जो आपको ये ब्लू कलर से दिख रहे हैं, हेड और टेल दिख रही है, ये तो है फॉस्फोलिपिड्स, जिनकी दो लेयर्स होती है, एक ऊपर दिख रही है एक नीचे दिख रही है लेयर। एंड इन पूरे लिपिड्स के बीच बीच में आपको ये रेड कलर से जो प्रोटीन्स मतलब मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो तरह के बायोमॉलिक्यूल्स की बनी है, एक तो लिपिड्स है और दूसरे हैं प्रोटीन्स मेनली। और लिपिड्स में भी अगर हम बात करें कि भाई ये कौन से लिपिड्स हैं, तो डू रिमेंबर दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। बहुत बार सिंपल सा क्वेश्चन है बट नीट में बहुत बार पूछा गया है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो सिंपली ऑप्शंस में होता है फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। बट क्या आपको यहाँ पर कुछ येलो कलर के कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं? इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल्स भी हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ फॉस्फोलिपिड हैं, कोलेस्ट्रॉल भी तो एक तरह का लिपिड ही है। तो यस, कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी हैं। देखो हम सोचते हैं कि बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल बेकार है, बट ऐसा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल दोनों तरह का होता है, गुड एंड बैड। गुड तो जरूरी है, हर सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। देखो छोटी छोटी शुगर की चेन्स दिख रही हैं क्या आपको? दीज आर शुगर। मैंने पढ़ाते वक्त बताया था, आप भी चाहें तो लिख सकते हैं कि ये जो शुगर्स है ना, ये जो शुगर्स हैं यही मेनली एंटीजेंस की तरह एक्ट करते हैं। हम बोलते हैं ना हर सेल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, हर सेल का एक आईडी कार्ड होता है, तो उस आईडी कार्ड को ही हम तो उसी को तो एंटीजन की पहचान मानते हैं। तो वो जो एंटीजन है वो मोस्ट ऑफ द सेल्स में शुगर पॉलीमर्स होते हैं, सब में नहीं, कुछ में ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द सेल में ये शुगर्स ही सेल का आईडी कार्ड बनाते हैं, जिसे आप एंटीजेंस कहते हैं, ठीक है, जो इम्यूनिटी सिस्टम का पूरा इंपॉर्टेंट बेसिक है। डन।
यहाँ तक की बातें क्लियर है आप लोगों को? तो सेल मेम्ब्रेन का ये जो मॉडल है, अच्छा इसको फ्लूइडिटी क्यों कहा? क्योंकि ये जो लिपिड्स का अरेंजमेंट है ना बच्चों, आप इसको ऐसे में, इसको आप 3D में इमेजिन कर रहे हो ना। मैंने आपको कहा था कि सेल मेम्ब्रेन कैसे होगी, सेल मेम्ब्रेन को ऐसे आप 3D में इमेजिन करो, पूरी सेल को चारों तरफ से घेर रखा है एक मेम्ब्रेन ने, तो हम उस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। वो बहुत पतली थिन मेम्ब्रेन है, बट अगर आप उसको पूरा जूम करके माइक्रोस्कोप से उसके सेक्शन को देखोगे तो इस तरह की कुछ थिकनेस आपको उसकी दिखेगी, ठीक है। तो ये जो लिपिड्स का एक आप कह सकते हैं पूरा फॉस्फोलिपिड्स की जो बायलेयर है, उनके बीच बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। लिपिड्स में भी क्या है? फ्लूइडिटी है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन कैन एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इस पूरे मॉडल को किसने एक्सप्लेन किया था बच्चों? इस मॉडल को एक्सप्लेन किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, नाम है ये साइंटिस्ट का, सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में ये मॉडल आया था। यस, दिस साइंटिस्ट नेम इज इंपॉर्टेंट क्योंकि नीट में कई बार पूछते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? देखो लिखा है ना, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन। व्हाट मूव विद इन द मेम्ब्रेन? यहाँ पे लिखा है द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स हैं वो अपनी जगह पर क्या कर सकते हैं? लेटरल मूवमेंट, यानी अपनी जगह पर ऐसे रिजिड नहीं है कि हम यहाँ हैं तो यहीं रहेंगे, वो हल्का हल्का मूव कर सकते हैं, तो इसलिए उसको लैटरल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। एक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी होता है, बट वो सब है नहीं यहाँ एनसीईआरटी में, तो मैं बता रही नहीं हूँ, लेक्चर में मैंने थोड़ा बहुत बता रखा है, ठीक है। ओके, और इसी फ्लूइड नेचर की वजह से सेल के ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो मतलब किसी भी लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है, ओके। एंड यहाँ पर आपको सेल मेम्ब्रेन का सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर समझाया है। हम बोलते हैं ना सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, वो डिसाइड करती है कि किसे अंदर आना है, किसे बाहर जाना है। उसका एक्चुअल मीनिंग समझते हो तुम? कि ये जो लिपिड बायलेयर है उसमें जो बीच बीच में प्रोटीन्स फंसे हुए हैं, ये प्रोटीन एक्चुअली में चैनल गेट्स की तरह बिहेव करते हैं बच्चों। जब ये प्रोटीन में ये खुलेंगे, सिग्नल मिलेंगे, इनको खुलेंगे, तो ये चीजों को अंदर बाहर जाने देंगे। यानी हर चीज फ्रीली, बिना परमिशन के, ऐसा नहीं है कि कुछ भी सेल में घुस गया, कोई भी टॉक्सिन सेल में घुस गया तो सेल मर जाएगी। तो इसलिए नेचर ने इस तरह का अरेंजमेंट किया है कि सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। वो डिसाइड करती है कि किसे कितनी कॉन्सेंट्रेशन में अंदर आना है या बाहर जाना है, ओके। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है चीजों का, वो दो तरह से होता है। अगर उस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, नो एटीपी, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर हो रही है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एटीपी खर्च नहीं हो रहा है तो जनरली जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो लिपिड बायलेयर के थ्रू ही अंदर बाहर चले जाते हैं, उनको चैनल गेट्स को क्रॉस ही नहीं करना होता है, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी अगर मॉलिक्यूल्स किसके थ्रू जा रहे हैं? डायरेक्टली लिपिड बायलेयर के थ्रू जा रहे हैं, तो उसको तो बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। बट कई बार पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता है कि एनर्जी तो खर्च नहीं हो रही, बट मॉलिक्यूल्स को किसके थ्रू जाना पड़ रहा है? जो प्रोटीन चैनल्स हैं उनके थ्रू अंदर बाहर जाना पड़ रहा है विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो फिर उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ लिखा हुआ है फैसिलिटेट करना, यानी किसी को मूवमेंट में हेल्प करना, ये रहा फैसिलिटेट करना। बट दोनों ही डिफ्यूजन्स किसके टाइप हैं? पैसिव के, डू रिमेंबर। जबकि अगर किसी चीज के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च हो रही है तो उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उस केस में हमेशा जो मूवमेंट होगा वो किसी ना किसी चैनल गेट से होगा, और धक्का लगाना पड़ेगा, उसको एनर्जी खर्च करके भेजना पड़ेगा, चाहे अंदर भेज रहे हैं चाहे बाहर, तो इनको आप पंप कहते हैं। सो सोडियम पोटेशियम पंप इज सिंपली द एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये सब आपको सेल मेम्ब्रेन में बताया है। अब हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। और ये सारी स्टडीज ना मेनली ह्यूमन आरबीसीज पर की गई थी बच्चों। ह्यूमन आरबीसीज इज द बेस्ट मॉडल टू स्टडी द सेल मेम्ब्रेन, ठीक, ओके। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली क्या होता है? तो मेनली अभी हमने पढ़ा फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बायलेयर, नहीं उल्टा लिख दिया है, यहां पर होना चाहिए था प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, ठीक है भाई। द रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड वेरी। अच्छा यहाँ पर एक और चीज है, तुमने एनसीईआरटी में ध्यान दिया हो तो इसमें शुरू में बताया है कि नो डाउट हर सेल की सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की बनी है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि कितना परसेंटेज लिपिड का होगा और कितना प्रोटीन का होगा। यहाँ पर लिखा है कि ये जो परसेंटेज है, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है कि अगर हम आरबीसीज की बात कर रहे हैं, एरिथ्रोसाइट की बात कर रहे हैं, एक ही बात है ना एरिथ्रोसाइट और आरबीसीज, ये अलग अलग है।
सेम है, बायो में कहीं भी इरिथ्रो वर्ड आता है, रेड कलर के लिए आता है। तो इसमें 52% तो प्रोटीन्स है और 40% लिपिड्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये उल्टा भी आ सकता है एग्जाम में लिखा हुआ, 52% प्रोटीन्स हैं जबकि 40% लिपिड्स हैं। इसके लिए मुझे कोई ट्रिक अच्छी सी मिली नहीं, तो प्लीज मिले तो मुझे शेयर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इसको ट्रिक से याद रखना कि भाई प्रोटीन का कितना परसेंटेज है और लिपिड का कितना है। 50-40 फिर भी याद रहेगा, बट कौन सा प्रोटीन का और कौन सा लिपिड का ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्लियर। तो यही चीज यहाँ पे बोली है कि बच्चों तुम्हें, तो रेशो वेरी करता है, यस वेरी करता है। 40% प्रोटीन एंड 52% लिपिड्स हैं क्या, उल्टा लिखा है ना, अभी हमने देखा था 52% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स, जबकि यहाँ उल्टा लिख दिया तो ये गलत हो गया। लिपिड्स बायलेयर में अरेंज होते हैं विद पोलर हेड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड। इसको और समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखना कि हम कह रहे हैं अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो इस सेल मेम्ब्रेन में ये जो सेल मेम्ब्रेन इतनी सी नहीं है, ऐसे मैं जूम कर लिया मैंने इसको ना माइक्रोस्कोपिकली देखने के लिए, तो ये हमको लिपिड बायलेयर दिख रही है और ये कहीं कहीं पर बीच बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस लिपिड बायलेयर को यहाँ पर अलग से बनाऊं तो ये मैंने हेड बनाया है और ये टेल बनाई है एक लेयर की। फिर जो दूसरा फॉस्फोलिपिड है वो देखो कैसे है, दूसरे फॉस्फोलिपिड में ये रहा हेड और टेल आमने सामने आ गई है। हमेशा इसी तरह का अरेंजमेंट होता है, कभी भी ना तो ऐसे होगा, ना तो ऐसे होगा और ना ही ऐसे होगा। इनफैक्ट ये वाला अरेंजमेंट भी नहीं मिलेगा आपको, ये भी नहीं मिलेगा। हमेशा अरेंजमेंट इस तरह से होगा कि अगर ये सेल का आउटसाइड है, ये सेल का इनसाइड है, तो आपको पता है सेल के चारों तरफ जो स्पेस होता है उसमें तरह तरह के फ्लूइड्स होते हैं, तो यहां पर भी फ्लूइड्स हैं, इंटरसेल्युलर फ्लूइड्स जिनको आप कहते हैं आईसीएफ। और अंदर तो आपको पता है सेल में क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म भरा ही रहता है, यानी ये भी फ्लूइड है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स है ना बच्चों, ये फॉस्फोलिपिड, अब आप देखो लिपिड्स का नेचर क्या होता है, लिपिड्स यूजुअली वाटर के लिए फोबिया रखते हैं। आप तेल को पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते ना, लिपिड्स और वाटर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लिपिड्स का बना है, अब इस हेड के इधर भी पानी है, इस हेड के इधर भी पानी है, तो फिर पानी को तो ये हमेशा रिपेल करेगा, धक्का देगा, पर ऐसा तो नहीं होता। सेल चारों तरफ भी पानी से घिरी रहती है, कोई भी फ्लूइड से, और अंदर भी एकदम आराम से पूरे में साइटोप्लाज्म फैला रहता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल हुआ फॉस्फोलिपिड के डुअल नेचर की वजह से। नेचर ने क्यों यहाँ पे फॉस्फोलिपिड को चुना, क्योंकि फॉस्फोलिपिड एक ऐसा लिपिड है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, हेड एंड टेल। इसको हम हेड कहते हैं, इसको हम टेल कहते हैं, ठीक है। ये केमिकली किस किस के बने हैं उस डिटेल में हमें नहीं जाना, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, बट ये हेड और टेल क्या करते हैं समझना। ये जो हेड वाला पार्ट है ना, जो कहाँ है देखो, हमेशा फ्लूइड के कांटेक्ट में, ये हाइड्रोफिलिक है बच्चों। लिपिड होते हुए भी ये हाइड्रोफिलिक है, फिलिक यानी उससे प्यार करने वाला, उसके लिए लविंग, और फोबिया यानी डर। जबकि टेल कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। फॉस्फोलिपिड को क्यों चुना नेचर ने, क्योंकि फॉस्फोलिपिड एक डुअल नेचर का लिपिड है जिसके पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है टेल, उनको अंदर छुपा दिया, देखो प्रोटेक्टेड इनसाइड। क्या प्रोटेक्टेड इनसाइड का मतलब, पानी की तरफ सरफेस में नहीं, मतलब पानी इन द सेंस जो भी लिक्विड है, ओनली पानी तो होता नहीं है, यहाँ पर भी पानी में बहुत सारे तरह तरह के सॉल्ट्स हैं, बाहर भी है ना। तो ये जो भी मैट्रिक्स भरा हुआ है अंदर और बाहर, इस मैट्रिक्स से टेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि टेल को अंदर छुपा दिया, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से सेल के आराम से अंदर बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है और टेल को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं बच्चों, इन्हीं के बीच बीच में से मॉलिक्यूल्स इजीली अंदर बाहर आ जा सकते हैं बिना किसी एनर्जी खर्च करे। इसी को आप कहते हो, जो मैंने अभी बताया था आपको, पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन। जब चैनल गेट की मदद लेने की जरूरत नहीं है, लिपिड बायलेयर के थ्रू मॉलिक्यूल अंदर बाहर जाएंगे, तो आप उसे कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। और जनरली ये मॉलिक्यूल्स लाइपोफिलिक होते हैं, क्योंकि आप सोचो जो एक्वस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वाले नेचर रखने वाले मॉलिक्यूल हैं, वो जब अंदर जाएंगे तो हेड तो अलाउ कर देगा, यहाँ तक तो आ जाएंगे, फिर टेल उनको रिपेल करेगी, यहाँ से भी जाने की कोशिश करेंगे, टेल रिपेल करेगी। तो जो एक्वस मॉलिक्यूल हैं वो डायरेक्टली नहीं आ सकते अंदर बाहर, उनको तो चैनल गेट्स की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे वो एनर्जी खर्च करके आए चाहे बिना खर्च करे आए। अगर एनर्जी खर्च करके इस चैनल गेट से आएंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर बिना एनर्जी खर्च करके इस चैनल गेट से आएंगे तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। ये मैंने वहां पढ़ा रखा है बहुत अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पर तुमसे पूछा है
कि ये हेड और ये वाला समझ में आ गया ना, ये बच्चे भूल जाते हैं कि हेड हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है, तो हमेशा ये वाला अरेंजमेंट याद रखो, जो फ्लूइड की तरफ है वो हाइड्रोफिलिक, और इसको मैं ऐसे भी याद कराती हूँ बच्चों के, हम पानी मुंह से पीते हैं तो हेड हमारा हाइड्रोफिलिक है, सिंपल, ठीक है, तो हेड इज हाइड्रोफिलिक, ओके। और पानी का नेचर कैसा है, पोलर है ना, तो हेड भी कैसा है, पोलर, वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर ही तो होते हैं, और ये जो फोबिक है ये कैसा है, नॉन पोलर, ठीक है। बहुत इजीली आप ट्रिक्स के थ्रू, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ध्यान रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे स्टेटमेंट दिया है आपको कि लिपिड्स बायलेयर में अरेंज हैं, बिल्कुल ठीक बात है, जिसमें पोलर हेड्स को अंदर छुपाया गया है, बिल्कुल गलत। हेड्स तो कैसे हैं, आराम से हाइड्रोफिलिक है, उनको तो बाहर रखा है। इंटीग्रल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अच्छा ये क्या है, जितने भी प्रोटीन्स इस लिपिड बायलेयर में प्रेजेंट होते हैं आपको दिख रहे हैं, वो दो तरह के होते हैं बच्चों, एक तो पेरिफेरल प्रोटीन्स और दूसरे इंटीग्रल प्रोटीन। व्हाट इज पेरिफेरल प्रोटीन, जो प्रोटीन सेल की सरफेस से बाहर की तरफ निकले रहते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन, और जो प्रोटीन या तो पूरे अंदर है या सेल में इस तरह टनल की तरह धंसे हुए हैं, ठीक है, जिनका कोई पार्ट बहुत ज्यादा बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड नहीं है, ये कहलाते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। लिखा है यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन मतलब या तो पार्शियली ब्यूराइड इन द सेल या टोटली ब्यूराइड इन द सेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, देखिए कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल यानी इंट्रिंसिक, जो अंदर धंसे हुए हैं, वो सरफेस पर होंगे क्या, नहीं होंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गया ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई टेल्स ऑफ लिपिड्स, टेल्स ऑफ लिपिड्स है ना, ये टेल की बात हो रही है इसकी, इन द मेम्ब्रेन आर टुवर्ड्स इनर पार्ट, उसे अंदर क्यों छुपाया गया है, तो देखें द टेल इज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन, पहले शुरू से देख लो सही लिखा है क्या, टेल को नॉन पोलर लिखा है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, हेड हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, और हाइड्रोफिलिक होने के साथ साथ वाटर की तरह पोलर है, तो तुरंत याद आएगा यस टेल नॉन पोलर है, एंड सो प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड विद एन एक्वस एनवायरमेंट, प्रोटेक्टेड विद एन एक्वस एनवायरमेंट, विद नहीं बच्चों, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट, रुको अभी जरा इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। द टेल इज पोलर हाइड्रोकार्बन, ये तो वैसे ही गलत हो गया, टेल पोलर होती ही नहीं है। द नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर भी है हाइड्रोफोबिक भी है, टेल ऑफ लिपिड बीइंग ऑन इनर साइड, अंदर की तरफ होती है, एंश्योर देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट, यस ये मुझे एकदम अप्रोप्रिएट लाइन लग रही है, तो दिस इज ऑप्शन सी। फिर भी और देख लेते हैं, टेल इज हाइड्रोफिलिक, ये वैसे ही गलत हो गया, और ये स्टेटमेंट इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ये गलत है बच्चों, प्रोटेक्टेड विद इन द एक्वस एनवायरमेंट का मतलब ये कह रहे हैं कि टेल को पानी में छुपा दिया है, पानी से बचाया है, नॉट पानी के अंदर छुपाया है, इसलिए ये भी टेक्निकली गलत हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज एबल टू एक्सप्लेन, ये जो फ्लूइडिटी वाला नेचर समझाया सिंगर और निकोलसन ने, इससे हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे हम सेल की ग्रोथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन, सिक्रीशन, परमिएशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एसर्शन रीजन, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है हमें कि कुछ जगह लिखा रहता है सेलेक्टिवली परमिएबल और कुछ जगह लिखा रहता है सेमी परमिएबल, तो फर्क क्या है दोनों में, तो एक्चुअली मीनिंग सेम है, बस ऐसा होता है जो नेचुरल मेम्ब्रेन्स हैं जो नेचर ने बनाई है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, उसको तो कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, और अगर ऐसी ही एक मेम्ब्रेन हम लेबोरेटरी में क्रिएट करते हैं ऑस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए, कई तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो उसको सेमी परमिएबल कह देते हैं, बस इतना सा फर्क है, अदरवाइज नेचर सेम है, ठीक है। ऑल द मॉलिक्यूल्स कैन फ्रीली मूव अलोंग द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल बात तो ठीक है, पर रीजन में क्या है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया, तो सिर्फ एसर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन बी। द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, बताइए। पैसिव ट्रांसपोर्ट, अच्छा इसका क्या मतलब है, जो वर्ड लिखा है सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव का मतलब समझ लो। यहां पर मैं तुम्हें कह रही हूं कि जो मॉलिक्यूल्स सिंपल डिफ्यूजन कर रहे हैं, चाहे अंदर जा रहे हो चाहे बाहर जा रहे हो, सिंपल डिफ्यूजन कर रहे हैं, उनको किसी से परमिशन लेनी है क्या आने जाने की, कोई चैनल गेट है क्या जिसके खुलने बंद होने का इंतजार करेंगे, वो नहीं, वो जब बस कॉन्सेंट्रेशन पर बेस्ड होता है, जहां पर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहां से लो की तरफ अपने आप मूव करते रहते हैं, तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन में कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन कैसा है, नॉन सेलेक्टिव,
नॉन सेलेक्टिव से मतलब है कि जैसे चैनल गेट्स में क्या होता है ना बच्चों, मैं बताती हूँ तुम्हें। यहाँ पे मान लो मैंने एक चैनल गेट बना दिया, ये एक चैनल गेट है। अब सपोज करो इस तरह के होते हैं, अगर हम डिटेल में डायग्राम बनाएं तो ये एक चैनल गेट, एक प्रोटीन है, ठीक है। जब ये खुलेगा तो मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड होगा, यहाँ बाइंड होगा, फिर इधर खुलेगा तो उनको अंदर भेजेगा, ठीक। तो इस चैनल गेट में क्या होता है ना, कुछ शेप्स होती हैं। जैसे आप ताले में चाबी लगाते हो तो हर ताले की एक चाबी होती है, बिल्कुल वैसे ही चैनल गेट्स में जो साइड्स होती हैं, जहां पर वो मॉलिक्यूल अटैच होता है जिसको अंदर बाहर जाना है, उस मॉलिक्यूल के साइज का ही ग्रूव होना चाहिए ना। अगर ये ग्रूव ट्रायंगुलर है तो वो मॉलिक्यूल भी ट्रायंगुलर शेप का होना चाहिए। अगर ये ग्रूव सर्कुलर होता तो मॉलिक्यूल भी सर्कुलर होना चाहिए, तभी तो वो इसमें इजीली फिट होगा और तभी वो उसको अंदर बाहर भेज पाएंगे। तो जब भी किसी भी केस में ये चैनल प्रोटीन्स यूज होती हैं, वो कैसा हो जाता है, वो सेलेक्टिव हो जाता है। अगर ये चैनल गेट सोडियम्स का है, सोडियम आयंस का है, तो सिर्फ सोडियम ही इसके थ्रू अंदर बाहर जाएगा। अगर ये पोटेशियम का है तो सिर्फ पोटेशियम ही जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एक सोडियम की ग्रुप होती है, एक पोटेशियम की होती है, तो वो हो जाएगा सोडियम पोटेशियम चैनल। लेकिन सोडियम पोटेशियम के अलावा कोई तीसरा उससे नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। तो जहां पर भी कहीं चैनल गेट इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर भी कहीं चैनल गेट इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर क्या आ जाता है, सेलेक्टिव नेचर आ जाता है। कैसा नेचर आ जाता है, सेलेक्टिव, कि जिसका चैनल गेट है, जिस ताले की चाबी है उसी में लगेगी। बट लिपिड बायलेयर से सिंपल डिफ्यूजन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ओके। अब जो सेलेक्टिव नेचर है वो तो दोनों केस में है, पर ये मैंने दो क्यों बनाए, क्योंकि हो सकता है एक केस ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है, एटीपी खर्च नहीं हो रही है। सेलेक्टिव तो है कि सोडियम का है तो सोडियम को भेजेगा, बट इसको एटीपी खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये क्या कहलाएगा बच्चों, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और अगर चैनल गेट भी है और एटीपी भी खर्च हो रहा है तो फिर आप इसे कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। तो चैनल गेट से दो तरह की चीजें हो सकती हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि ये दोनों ही, मतलब कॉमन बात क्या है दोनों में, कि ये दोनों ही सेलेक्टिव नेचर शो करते हैं। जबकि सिंपल डिफ्यूजन कैसा ट्रांसपोर्ट है, नॉन सेलेक्टिव, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर, बस वो कंडीशन है कि लाइपोफिलिक होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो यही चीज तुमसे यहां पर पूछी है कि भाई कहां गया आपका क्वेश्चन, कि वेयर इट इज, तो पीछे कैसे चले गए हम, एक मिनट, कि पैसिव ट्रांसपोर्ट नॉन सेलेक्टिव होता है, बिल्कुल अभी बताया मैंने तुमको पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा अभी कह रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट ही नॉन सेलेक्टिव होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो दोनों आते हैं ना, सिंपल डिफ्यूजन भी आता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी आता है, तो पूरे पैसिव ट्रांसपोर्ट को आप नॉन सेलेक्टिव नहीं कह सकते भाई। वेयर इज एक्टिव, ये वाला पार्ट तो सही है, बट मुझे ये वाला पार्ट गलत लग रहा है, फिर भी और आगे देख लेते हैं हम। हमको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ओके। पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट across a membrane, whereas active transport require energy to move solute। ये कह रहा है क्योंकि मैंने तुमको कहा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें ये दो चीजें आती हैं, इन दोनों में एनर्जी तो खर्च होनी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा मॉलिक्यूल को कब बाहर जाना है कब अंदर जाना है। तो दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कि जहां हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहां से लो की तरफ जाएंगे, ठीक है। और ये वाला किस पे डिपेंडेंट है, इसमें ना ऐसी कोई शर्त नहीं लगता ये कि हाई से लो की तरफ भेजेंगे, बल्कि इस ट्रांसपोर्ट की खासियत है कि ये लो से हाई की तरफ भी भेज देगा मॉलिक्यूल्स को। बस इसकी एक कंडीशन है कि एटीपी का खर्चा करना पड़ेगा, जब तक सेल एटीपी खर्च नहीं करती है तब तक ये खुलता ही नहीं है, और जैसे ही एटीपी खर्च होती है खुलता है, ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी टू मूव सॉल्यूट्स, तो ये मुझे सही लग रहा है। थर्ड कह रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर मोर रैपिडली, बट ऑब्वियस वो तो होगा ही होगा, क्योंकि एनर्जी खर्च जहां पर भी होती है वहां काम की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहां पर हमको तो डिफरेंस बताने थे ना बच्चों, तो दो सही लग रहे हैं, ऑल ऑफ दीज भी दे रखा है। मुझे पता है क्या लग रहा है कि यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ है इस स्टेटमेंट में, या तो क्वेश्चन ही सही नहीं है, या फिर इन्होंने ना यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट ना लिख के सिंपल डिफ्यूजन लिखना चाहिए था, कि जो सिंपल डिफ्यूजन है वो नॉन सेलेक्टिव है। तो कभी कभार उसमें ना पूरे पैसिव ट्रांसपोर्ट को ही गिन लेते हैं। एक बार देख लेती हूँ मैं एनसीईआरटी में ऐसी कोई लाइन लिखी है क्या, जिससे हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। कई बार इस तरह की कंफ्यूजिंग चीजें आ जाती हैं एग्जाम में जो हमें कंफ्यूज कर देती हैं। मुझे तो एनसीईआरटी में ऐसी कोई लाइन नहीं दिख रही है,
ये देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या लिखा है, मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नहीं बच्चों, तो बट इसमें हम ऑल ऑफ दीज पर ही जाएंगे क्योंकि ये वाला पार्शियली करेक्ट है और पार्शियली इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर ऑल ऑफ दीज नहीं होता तो फिर इन दोनों में से एक और गलत होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं या तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसमें कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसकी वजह से हमको, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या लैंग्वेज मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा है। ओके, बट कॉन्सेप्ट तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना। देखो कभी भी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, मैंने कई बार देखा है बुक्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो हमारे कॉन्सेप्ट को ही हिलाकर रख देते हैं, और कई बच्चे क्या करते हैं अपने टीचर से डिस्कस करने की जगह अपने कॉन्सेप्ट ही दिमाग में बदल लेते हैं कि अच्छा हाँ इस बुक में ऐसा लिखा है, इसका ये आंसर है, तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट को ऐसे याद कर लेता हूँ। ये गलती कभी नहीं करनी है। ऐसे खुद को कंफ्यूज करते जाओगे, हर एक नई बुक में कुछ नया आंसर मिला तो आप अपने कॉन्सेप्ट ही बदलते रहोगे क्या? नहीं, बुक्स हैं, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कई बार लैंग्वेज मिस्टेक भी हो जाती है बनाने में, हो सकता है कोई भी ऑप्शन सही ना हो, है ना। तो हमेशा ऐसे केस में आप अपने टीचर से डिस्कस करें, वो आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पर क्या जेन्युइन प्रॉब्लम है। ओके, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट उस पर आते हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये देखो पंप की जगह एटीपीएस लिखा है क्योंकि यहाँ एटीपी खर्च होती है तो पंप को एटीपीएस भी बोल देते हैं। ओके, इज एन इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन एसोसिएटेड चैनल। यस, जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं वहां इसका बहुत अच्छा यूज आता है सोडियम पोटेशियम पंप का। इट हेल्प इन आयन ट्रांसफर अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। गलत, पंप लिखा है, एटीपी खर्च हो रहा है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं हुआ, तो यानी असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ठीक है, आगे बढ़े। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ये हुए आपके सेल मेम्ब्रेन के क्वेश्चंस खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सेल वॉल। क्या यूकैरियोट्स में सेल वॉल नहीं होती? बिल्कुल होती है। 4 किंगडम्स में से किस किस में होती है? प्रोटिस्टा में कुछ में है, कुछ में नहीं, पढ़ चुके हैं हम। फंजाई किंगडम में हमेशा प्रेजेंट होती है, काइटिन की बनी। देन प्लांटी किंगडम में हमेशा प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज तो होता ही होता है, एडिशनल चीजें भी होती हैं। एनिमल किंगडम में कभी भी सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में सेल वॉल के बारे में भी पूरा एक पैराग्राफ है, बट इसमें मेनली ना इन्होंने प्लांट सेल वॉल डिस्कस की है, सारी सेल वॉल डिस्कस नहीं की है, बट इन्होंने मेनली प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया है कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है। वी ऑल नो प्लांट्स में सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन्स पढ़ा था कॉलन कायमा में, याद है, इलास्टिसिटी के लिए, और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। अब देखो अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो हमें लगेगा प्रोटीन कहाँ से सेल वॉल में आ गए। प्रोटीन एंड लिपिड तो हम सेल मेम्ब्रेन में पढ़ते हैं, सेल वॉल में भी होते हैं, तभी तो लिखा है यहाँ पर। इसीलिए एनसीईआरटी का एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो नॉर्मली प्लांट्स में सेल वॉल इन चीजों की बनी होती है। इनफैक्ट इनके अलावा भी बच्चों जब प्लांट सेल्स डेड होती है ना, मैंने तुम्हें अच्छे से बताया था मॉर्फो एनाटॉमी पढ़ाते हुए कि जैसे स्क्लेरन कायमा बन रहा होता है, ट्रेकीड्स या वेसल्स बन रही होती हैं तो लिग्निफाइड हो जाती हैं, लिग्निन जमा हो जाता है, और लिग्निन कैसा है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है, तो पानी का अंदर जाना ही बंद हो जाता है। तो लिग्निन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल वॉल, लेकिन हर सेल में नहीं होगा क्योंकि जहां लिग्निन आ गया वहां सेल डेड हो जाएगी। ठीक है, सुबेरिन हो सकता है सेल वॉल में, जो वैक्सी सब्सटेंस होता है, मेनली सुबेरिन बनता है कॉर्क बनते वक्त। तुम्हारे सेकेंडरी ग्रोथ अब डिटेल में नहीं है ना, इसलिए डिटेल में नहीं बताया मैंने तुम्हें। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं सेल वॉल में। एंड अगर हम एल्गी डिवीजन की बात करें, एल्गी इज ऑल्सो अ प्लांट, बट अगर हम एल्गी डिवीजन की बात करें तो एल्गी में सेल वॉल में ये सब तो होता है बच्चों, बट इसके अलावा कुछ स्पेशल चीजें और होती हैं। क्या होता है? गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये तक सेल वॉल में प्रेजेंट है, और इस पे कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, बट आप ये मत समझ लेना कि एल्गी बस इन्हीं की बनी है एल्गी की सेल वॉल। एल्गी में सेल्यूलोज तो है ही, प्लस गैलेक्टन, मैनन एंड कैल्शियम कार्बोनेट जैसी चीजें। एंड इफ यू रिमेंबर जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था तो वहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में हमने एल्जिन भी देखा था जो हाइड्रोकोलाइड की तरह यूज होता है। रेड एल्गी की सेल वॉल में हमने कैरागीन भी देखा था जो अगेन यूज होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि सेल वॉल इज ओनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बहुत सारी चीजें हैं जो सेल वॉल में एडिशनली प्रेजेंट होती हैं। जहां जहां हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में बस वही हमसे पूछा जाएगा, ये सबसे अच्छी बात है। वरना पहले के टाइम पे, हमारे टाइम में जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था 2007 में, तब ये AIPMT के नाम से होता था, तब तो कोई लिमिट ही नहीं थी बच्चों कि कहीं से कुछ भी पूछ लेंगे। आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है, थोड़ा डिटेल में जाके हर टॉपिक पढ़ना है, सिलेबस भी बहुत वास्ट था। आपका भी 2007 का पेपर उठा के देखना, उसके क्वेश्चंस
देखना, आपको इतने टफ लगेंगे, आपको लगेगा यार क्या क्या पूछ रखा है। तो यू आर वेरी लकी कि आपका सिलेबस इतना प्रिसाइज है, आप उसको ही प्रिपेयर कर लो अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। बट साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी तैयार करनी है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया कि आपको सेल वॉल का नेचर। एंड यहाँ पर थोड़ा सा ना सेल वॉल की और डिटेल बताइए, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ कि जैसे मान लो ये 2 प्लांट सेल हैं, इसके लिए मुझे 2 प्लांट सेल बनानी पड़ेगी, ये 2 प्लांट सेल्स हैं बच्चों, ठीक है। तो और फिर मान लो एक यहाँ पर भी है ना, एक यहाँ पर भी है। तो ऐसे जो प्लांट सेल्स होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती है, तो इनकी जो कॉमन वॉल होती है ना, ये मिडिल लैमेला होती है। सबसे पहले इनमें मिडिल लैमेला बनती है, ठीक है, दिस इज मिडिल लैमेला, ये कॉमन वॉल हो गई मिडिल लैमेला, ठीक है। सब तरफ सेल है, मैंने सबको ही डार्क कर दिया। तो एक लेयर सेल वॉल में हमेशा मिडिल लैमेला की होगी। फिर क्या होगा, अब फर्दर लेयर बननी शुरू होंगी। जैसे मान लो मिडिल लैमेला बन गई, अब मिडिल लैमेला के अंदर सेल्यूलोज की लेयर बनेगी, ये बन रही, ये बनेगी प्राइमरी सेल वॉल। इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। ये हर प्लांट सेल में होती ही होती है, प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला, ये 2 चीजें आपको हर प्लांट की सेल वॉल में मिलेगी। तो मिडिल लैमेला तो क्या कर रही है, सीमेंटिंग की तरह काम कर रही है, 2 सेल्स को जोड़ने का काम कर रही है। और किसकी बनी है, ये बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट एंड समटाइम मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है इसमें थोड़ा बहुत, बट आपकी एनसीईआरटी में कैल्शियम पैक्टेट दिया है तो आप वही याद रख लो, कोई बात नहीं है। ग्लू की तरह काम करता है, जैसे 2 ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट लगाते हैं, वैसे नेचर ने प्लांट सेल्स को 3D में इमेजिन करो, उनको आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच में कैल्शियम पैक्टेट, नॉट कार्बोनेट, कैल्शियम पैक्टेट को एज अ ग्लू यूज किया है, ठीक है। अब अंदर की तरफ बन गई प्राइमरी सेल वॉल, है ना, हर प्लांट सेल में प्राइमरी सेल वॉल बन गई। ये किसकी बनी होगी, ये बहुत ही थिन होती है, क्योंकि आपको ध्यान है सेल वॉल इज रिजिड इन नेचर। मैंने सबसे फर्स्ट सेशन में आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस बताया था। सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, जबकि सेल वॉल को नॉन लिविंग मानते हैं। ये जो लेयर बन रही है इनका कोई सेलेक्टिव परमिएबल नेचर नहीं है, दे आर फ्रीली परमिएबल, कोई भी अंदर आए बाहर जाए इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये नॉन लिविंग मानी जाती हैं। दिस इज द ओनली कॉम्पोनेंट ऑफ सेल जिसको साइंटिस्ट नॉन लिविंग मानते हैं कि भाई इसमें लिविंग जैसा कुछ नहीं है, ये बस जस्ट बाहर प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये फ्लूइडिटी नेचर नहीं शो करती, फ्लेक्सिबल नहीं है बल्कि रिजिड है। जब ये बन जाएगी तो उसके बाद सेल का शेप फिक्स हो जाएगा, अब ना सेल ज्यादा बढ़ सकती है ना सिकुड़ सकती है। लेकिन अब अगेन नेचर को दिक्कत आ जाती है, उसने सोचा यार अगर शुरू में ही सेल वॉल तो बनानी पड़ेगी, और शुरू में ही रिजिड सेल वॉल बन गई तो फिर सेल का साइज हम बढ़ाएंगे कैसे। तो नेचर ने सेल वॉल को लेयर्स में बनाया, पहले ग्लू की तरह मिडिल लैमेला बनाई, सबको चिपका दिया, फिर प्राइमरी सेल वॉल बनाई जो कि कैसी है, प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ, लिखा है, ये उतनी रिजिड नहीं है जितनी होती है सेल वॉल, इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। और जैसे जैसे सेल ग्रो करती जाती है ना, और बड़ी होती जाती है, अपना पूरा मेच्योर हो जाती है, वैसे वैसे ध्यान से सुनना क्या होता है, सेल में एक और अंदर की तरफ लेयर बनती है, इस लेयर को कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और ये वो लेयर है जो अब सेल की ग्रोथ और नहीं होने देगी, ये रिजिड है। सेकेंडरी सेल वॉल जनरली इतनी मोटी बनती है, धीरे धीरे बनती जाती है, डिपॉजिट होती जाती है, बनती जाती है कि प्राइमरी वॉल पे प्रेशर पड़ता है और प्राइमरी वॉल इसकी वजह से डिमिनिश हो जाती है। लिख रहा है एज द सेल मैच्योर एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। तो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि मिडिल लैमेला, उसके बाहर प्राइमरी और सबसे बाहर सेकेंडरी, गलत। सेल वॉल कौन बना रहा है, खुद सेल, तो अंदर से बनेगी नई नई लेयर। सबसे पहले बनी थी मिडिल लैमेला, फिर नई लेयर बनी अंदर प्राइमरी वॉल, और फिर और नई लेयर बनी सेकेंडरी वॉल, ठीक है। अगर सेल को कोई ऐसा काम नहीं करना ना, मैकेनिकल ग्रोथ मतलब मैकेनिकल टिश्यू बनाना हो, जैसे मान लो हम पढ़ते हैं स्क्लेरेनकाइमा, तो वहां पर सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बन जाएगी, लिग्निन की, और बाकी सारी लेयर्स धीरे धीरे प्रेशर डाल के डिमिनिश हो जाएंगी, ठीक है। बट अगर सेल को ऐसा कोई काम नहीं करना है, डेड टिश्यू का काम नहीं करना है, तो जनरली सेकेंडरी वॉल नहीं भी बनेगी तो चलेगा, प्राइमरी वॉल में ही खुश है सेल। तो प्राइमरी वॉल एंड मिडिल लैमेला तो हर सेल में बनेगी ही बनेगी। अगर सेकेंडरी वॉल बनती है, अगर सेकेंडरी वॉल बनती है तो जनरली तब बनती है जब सेल को लिग्निफाइड करना हो, जब सेल को सुबेरिनाइज्ड करना हो, ठीक है, जब सेल को जनरली डेड बनाना हो। ओके, तो आपको ये अरेंजमेंट ध्यान रखना है बच्चों। मिटा दूं इस डायग्राम को, देखो अब इसमें आपको क्या पूछा है कि व्हाट इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ये रहा, यहाँ पे सेल वॉल के फंक्शंस दिए हैं आपको। सेल वॉल क्या क्या करती है देखना जरा। सेल वॉल शेप तो देती है, भी बताया मैंने, रिजिड है तो गिव शेप टू द सेल, पहला फंक्शन। दूसरा, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज,
मैकेनिकल डैमेज से बचाती है सेल को, इन्फेक्शंस वगैरह से भी बचाती है। कोई भी एडिशनल लेयर बाहर होगी तो बट ऑब्वियस डैमेज एंड इन्फेक्शन के चांसेस घट जाएंगे। एंड थर्ड, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें तो मैंने बिल्कुल सेल को एक दूसरे से काट दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली मिडिल लैमेला भी जब बनती है ना बच्चों, तो बीच में थोड़ी बहुत उनकी जगह रहती है जिससे यहाँ से यहाँ चीजें ट्रांसफर हो सके, जिसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो इसलिए लिखा है सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करती है। एंड प्रोवाइड, देखो एक लाइन लिखी है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने कहा कि इसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई अंदर आए कोई बाहर जाए, और यहां मैं कह रही हूं इसका एक फंक्शन है कि ये अनडिजायरेबल बड़े मॉलिक्यूल्स को अंदर आने से रोकती है। तो वो बच्चों इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर वो कोई सेलेक्टिव नेचर शो नहीं कर रही कि किसको अंदर आना है किसको बाहर, लेकिन वो इतने बड़े मॉलिक्यूल्स को तो रोक ही सकती है ना जो उसको क्रॉस ही नहीं कर सकते। सेल वॉल को अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो सेल वॉल में जितने छोटे छोटे पोर्स हैं, जगह है, उन्हीं के थ्रू तो चीजें अंदर बाहर जाएंगी। अगर बहुत बड़े साइज के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं तो सेल वॉल तो उनके लिए एक बैरियर है ही, फिर वो कैसे उसको क्रॉस करके जा सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसका सेलेक्टिव नेचर नहीं है, बट जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं बड़े साइज के उनके लिए तो बट ऑब्वियस ये एक बैरियर है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर हम, नॉट पूछा है तुमसे इनमें से क्या सेल वॉल का फंक्शन नहीं है। शेप तो देती है, प्रोटेक्ट करती है, इंटरेक्शन भी करती है, प्रोवाइड बैरियर, इसमें तो कोई भी, अच्छा तो नॉट द फंक्शन पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नन। ओके, देन नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पे क्या गड़बड़ है, फिफ्थ तो है ही नहीं यहाँ पर, ओनली फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर तुमने इस चीज को ध्यान से नहीं पढ़ा होता तो इसमें ओनली फोर्थ भी करके आ सकते थे, तुम्हें लगता था लगेगा कि यार ये बैरियर तो है ही नहीं, हमने तो पढ़ा था, बट यस इनडायरेक्टली ये एक बैरियर है। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल प्रोटेक्शन देगी, बिल्कुल देगी, प्लांट की है तो क्या हुआ, इंटरेक्शन करेगी, बिल्कुल करेगी। प्रोवाइड अ बैरियर टू अनडिजायरेबल, यस ऑल ऑफ द अबव। तो रिपीट सा हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के लिए अभी बताया मैंने तुमको, इट इज फॉर्म्ड एज अ सेल प्लेट। अच्छा, अब किसी को अगर याद हो तो जब हम सेल साइकिल एंड डिवीजन पढ़ते हैं तो वहां पर सबसे पहले जब प्लांट सेल डिवाइड होती है ना दो में, और जब उनके बीच में लेयर बनने लगती है तो सबसे पहले क्या बनेगा, मिडिल लैमेला ही बनेगी। तो जो सेल प्लेट मेथड हम पढ़ेंगे, नहीं याद है तो हम रिवाइज करेंगे, वो बिल्कुल यही मिडिल लैमेला बनाने के लिए होता है। कैल्शियम पैक्टेट, यस। नेबरिंग सेल्स को चिपकाती है, होल्ड करके रखती है, यस। तो सभी मिडिल लैमेला के फंक्शंस हैं। ठीक है ना। तो ये हुआ बच्चों सेल वॉल के क्वेश्चन। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल एकदम क्लियर है, कहीं से कुछ भी पूछ लें, एक एक लाइन दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम, ये तो था यूकैरियोटिक सेल का पहला एसेंशियल कंपोनेंट दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और एक एडिशनल कंपोनेंट हमने देखा सेल वॉल। यहीं पर लिख देना, ये देखो शुरू में लिखा हुआ भी है, सेल वॉल का जो नेचर है, सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है बच्चों, इसीलिए प्लांट सेल में हम टर्म यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट यानी लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, तो लिविंग कंटेंट ऑफ सेल का मतलब कुछ ना कुछ नॉन लिविंग चीज भी है सेल में, वो क्या है, सेल वॉल। अगर एक प्लांट सेल से आप सेल वॉल को हटा दो तो जो बचा वो कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, रिजिड है, रिजिड है, एंड यहाँ पे लिख देना फ्रीली परमिएबल है। कौन आएगा कौन जाएगा उससे इसको मतलब नहीं है, साइज जरूर मैटर करता है। ठीक है, क्लियर, ओके। अब आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल पर, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। अब यहां पर थोड़ा सा उलझ जाती है आपकी गाड़ी कि जब आप ये टॉपिक पढ़ना शुरू करते हो, पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हेडिंग आ गई, उसमें 4 ऑर्गेनेल समझा दिए, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ऐसे अलग अलग हेडिंग्स हैं। ठीक है, तो पहले तुम्हारे दिमाग में ना एक पूरा डायग्राम, एक चार्ट होना चाहिए सेल ऑर्गेनेल्स का, कि किस तरह से सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर सेल में, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ना एक चार्ट बना रही हूँ, वैसे मैंने वहाँ लेक्चर में भी बनवाया हुआ है, बट तुम फिर भी देख लो कि अगर हम यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं यूकैरियोटिक सेल के, उनको आप कैसे याद करोगे। उनको याद करने के लिए आप इसको पहले 2 में डिवाइड कर सकते हो, या तो सेल ऑर्गेनेल कैसे हैं, मेम्ब्रेनस हैं, जिन पर खुद पे मेम्ब्रेन है, और या फिर ये कैसे हैं, नॉन मेम्ब्रेनस हैं। नॉन मेम्ब्रेनस पढ़े थे हमने कल, बताओ याद है तो। नॉन मेम्ब्रेनस में आता है राइबोसोम, जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। ऐसे ही कुछ और ऑर्गेनेल्स भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब मेम्ब्रेनस की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो मेम्ब्रेनस में भी ऑर्गेनेल्स फिर से 2 तरह के होते हैं, या तो सिंगल मेम्ब्रेन या तो डबल मेम्ब्रेन।
या तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उन पर या डबल मेम्ब्रेन भी होती है। याद करो, डबल मेम्ब्रेन में तो दो ही ऑर्गेनेल्स हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और एक प्लास्टिड्स है। इनका जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो इन पे डबल मेम्ब्रेन बनाते हो ना, तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आते हैं। अगर न्यूक्लियस को ऑर्गेनेल मानते हो तो डबल में न्यूक्लियस का नाम भी लिख सकते हो, बट अगेन मैंने कहा इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, बट यस हम ऐसा लिख सकते हैं स्टार करके कि न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ऑर्गेनेल है या नहीं उसमें दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेनस में किसको रखोगे तुम, अभी रुक जाओ, चलो नॉन मेम्ब्रेनस वाले अलग कर लेते हैं। पहले नॉन मेम्ब्रेनस में कौन कौन से आते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस में एक तो आएगा राइबोसोम, एक मैंने जो तुम्हें एक्सक्लूसिवली बताया था ना एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता, याद है कौन? सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल साथ में है जिनको मिलाकर आप कहते हो सेंट्रोसोम, तो राइबोसोम से ही मिलता जुलता नाम सेंट्रोसोम। ये भी कैसे हैं बच्चों? नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है। तो नॉन मेम्ब्रेनस में आपको राइबोसोम्स ध्यान रखने हैं, सेंट्रोसोम यानी सेंट्रियोल जो सेंट्रियोल से मिलकर बना है ये याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम, और तो कोई नहीं रह गया। और हाँ, जो न्यूक्लियस के अंदर आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, न्यूक्लियोलस, क्या पढ़ते हो? न्यूक्लियोलस, वो भी एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस ऐसे एक स्फेरिकल सा एक मास होता है, यूं समझ लो। अगर इसमें ऐसे अलग से एक मेम्ब्रेन होती तो फिर आप इसे मेम्ब्रेनस कहते, ठीक है, क्लियर। और हाँ, एक चीज और रह गई, यहाँ पे एक और चीज आएगी, दैट इज वो साइटोस्केलेटन। सेल को स्ट्रेंथ देने के लिए, यहाँ पे स्केलेटन का मतलब बोन से नहीं है, सेल को स्ट्रेंथ देने के लिए सेल में कुछ फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, छोटा सा पैराग्राफ है इसी चैप्टर में, वो साइटोस्केलेटन, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस है, ठीक है, क्लियर। नाउ अब क्योंकि हमने कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल तो होते ही नहीं है, होते हैं तो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, बट कोई भी ये नहीं समझेगा कि सारे नॉन मेम्ब्रेनस हैं प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में नॉन मेम्ब्रेनस में भी सिर्फ कौन है? राइबोसोम। ये दोनों चीजें प्रोकैरियोट में नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों चीजें प्रोकैरियोट में नहीं है, ठीक है। अब जितने भी ऑर्गेनेल बचे ना वो सब यहीं आएंगे, ER, GB, लाइसोसोम, वैक्यूल, सीलिया, फ्लैजिला, स्फेरोजोम, माइक्रोबॉडीज, व्हाटएवर जितने भी पढ़ते हो तुम, वो सब सिंगल में आएंगे। यानी सिंगल में भी क्या करते हैं, चार ऑर्गेनेल्स को मिलाकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन से चार ऑर्गेनेल? ER प्लस GB प्लस लाइसोसोम एंड प्लस वो जो बड़ी सी वैक्यूल होती है प्लांट सेल में, ये चारों फंक्शनली एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, क्यों, मैंने पढ़ा रखा है लेक्चर में, भी तुम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये चारों क्या कहलाते हैं बच्चों? ये चारों कहलाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नीट में अभी इसी साल सिंपल सा क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी रिपीट हुआ था कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो उसमें ऑप्शंस में था माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स, ये सब एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। अगर तुम्हें इनके बेसिक्स पता है तो बहुत आसानी से याद रख सकते हो, कुछ रटने जैसा नहीं है कि क्यों इन चारों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया है। मैंने लेक्चर में डिटेल में समझाया, पूरा पढ़ नहीं पढ़ा सकती मैं, सेशन इसी में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चारों हो गए। और तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं, राइबोसोम हो ही गया हमारा, साइटोस्केलेटन हो गया, सीलिया फ्लैजिला और लास्ट में एक माइक्रोबॉडीज दे रखी है, ठीक है। तो सीलिया फ्लैजिला हो गया। मैंने आपको कल कहा था कि चाहे ये सेल की सरफेस पर होते हैं बट हैं ये भी सेल ऑर्गेनेल्स एंड मेम्ब्रेनस हैं, ठीक है। थर्ड हो गया माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज में कौन आते हैं? माइक्रोबॉडीज में आते हैं पेरोक्सिसोम, तुम्हारी बुक में लिखा नहीं है, लिख लेना, सबसे लास्ट में जाओ इस चैप्टर के, वहां माइक्रोबॉडीज हेडिंग है। माइक्रोबॉडीज यानी पेरोक्सिसोम एंड ग्लायोक्सिसोम, इन दोनों को माइक्रोबॉडीज कहते हैं। और अगेन तुम्हारी बुक में है नहीं बट एक और ऑर्गेनेल होता है, दैट इज स्फेरोजोम्स, लिपिड्स का कलेक्शन होता है ये, ठीक है, जो प्लांट सेल्स में होता है, लिपिड्स वगैरह स्टोर करने के लिए छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गन। तो इतनी सारी चीजें यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं जिनके बारे में, सबके बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया हुआ और मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वहां पर बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी, जिसको पढ़ना है वहीं से पढ़ना पड़ेगा, ओके, वरना हमारा ये पूरा सेशन इसी में चला जाएगा, ठीक। अब हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन है
The endomembrane system comprises ER, GB, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। बिल्कुल ठीक है क्या बात? बिल्कुल ठीक है भाई। रीजन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। Mitochondria, chloroplast and peroxisome are not the part of endomembrane system as their functions are not coordinated with the same. अब यहाँ पे बड़ा एक कंफ्यूजन है, स्टेटमेंट तो दोनों सही है ना, बट तुम ध्यान से देखो कि ये कह रहा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसको तुम एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी कह रही है कि भाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड ईआर, जीबी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। क्यों ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? क्योंकि दे आर फंक्शनली कनेक्टेड। एंड आगे लिखा है सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड सो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यानी ये कहना चाह रहा है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आप उन्हीं को रखोगे जो आपस में फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड हैं। तो ये लाइन इसको एक्सप्लेन कर रही है क्या? अगेन यहां पर मुझे तो भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है, मतलब इसमें भी यही है बच्चों की एग्जामिनर ना इसमें कुछ कह सकते हैं कि यस इट इज द करेक्ट रीजन, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके नीचे ये लाइन लिखी है एक्सप्लेन करती हुई। बट अगर हम एक एंगल से सोचें तो ऐसा भी तो लग रहा है ना कि इसका एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था, इस बात का एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था बिकॉज ER, GB, लाइसोसोम एंड वैक्यूल आर फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड, तब वो उसका एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है ना। रीजन में इन्होंने किसी और ऑर्गेनेल का नाम देकर कहा है कि ये इस सिस्टम का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, बट पार्शियली ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कंप्लीटली तो नहीं। तो अगेन इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन नीट में आता है बच्चों, तो अगेन आई एम सेइंग कि ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि मान लो आंसर की में दिया इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, चैलेंज कर दिया कुछ बच्चों ने और कहा ये भी सही होना चाहिए और लगा बोर्ड को कि हाँ भाई सही है, तो फिर दोनों जिसने टिक की होंगे उनको मार्क्स मिल जाएंगे। कई बार अड़ भी जाते हैं, नहीं भाई ये इसका तो यही होना चाहिए, तो फिर उन्हीं को मिलते हैं, वो फिर अनफॉर्चुनेट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियरली हर सिचुएशन बताती हूँ, ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं है कि भाई नहीं यहाँ तो यही होगा, आंसर की में लिखा है तो यही मान लो, जो है वो तुम्हारे सामने है। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि बच्चों के लिए ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आए ही ना, यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते, हटा दो उस क्वेश्चन को, बहुत चीजें हैं पूछने के लिए। अब लेकिन एग्जामिनर भी जो पेपर सेट कर रहे हैं वो भी तो इस अकॉर्डिंग सोचे तब काम चले, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें क्या बोला है देखते हैं। GB हैज डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स, ट्रांस एंड कॉन्केव सिस फेस। इसका क्या मतलब है समझना। इसमें अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे ना बच्चों, तो पहले GB का क्वेश्चन आ गया, चलो कोई नहीं। जो गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी में ना यहाँ पे डायग्राम में इतना अच्छे से नहीं दिखाया है, बट जनरली मैं बच्चों को ये डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई करवा देती हूँ, इसीलिए कि जीबी का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखना, कि अगर ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, अभी हम सिंपल बना रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक है, तो जीबी हमेशा कैसे होता है समझना। जीबी हमेशा इस तरह से होगा, एक सरफेस कॉन्वेक्स, एकदम टच नहीं कर रहा है, वो बन गया गलती से, एक सरफेस थोड़ा कॉन्वेक्स है जबकि एक कॉनकेव है ना। तो ऑलवेज जैसा मैंने बनाया है वैसा ही करना है आपको, कभी भी ऐसा नहीं करना रिदमिकली कि भैया ऐसे बना दो जीबी को न्यूक्लियस के साथ ड्राइंग करते करते, नेवर, ऐसे नहीं बनाना आपको, ठीक है। जीबी हमेशा इसी तरह से होता है जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, कि उसका जो कॉन्वेक्स सरफेस है जीबी का, ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है ये होता है न्यूक्लियस की तरफ, किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ, और इसी सरफेस से चीजें जीबी में एंटर करती हैं। अच्छा, ये चारों ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं समझना। जो ईआर है इसके ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका काम आपको पता है, दो तरह की होती है, स्मूथ ईआर, रफ ईआर। रफ ईआर क्यों? क्योंकि वहां राइबोसोम चिपके हुए हैं, राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो आरईआर क्या करती है? प्रोटीन्स बनाती है सेल के लिए। बची एसईआर, एसईआर क्या करती है? लिपिड्स बनाती है और थोड़ा बहुत ग्लाइकोजन भी बनाती है। तो इसका मतलब ईआर सेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है क्या? सेल को लिपिड्स, प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन बना बना के दे रही है, ठीक है। तो ईआर में चीजें बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग के बाद ना उन चीजों में थोड़े मॉडिफिकेशंस भी करने होते हैं, उनकी पैकेजिंग भी करनी होती है, वो काम ईआर नहीं करती। ईआर कहती है अब इसको दूसरी यूनिट में भेजो जहां पर मॉडिफिकेशन और इसकी पैकेजिंग होगी। सपोज हमें अंकल चिप्स, आपका सबसे मोस्ट फेवरेट पोटैटो चिप्स बनाने हैं, ठीक है, जनरली होता है, आई डोंट नो, तो
तो मान लो एक फैक्ट्री, एक यूनिट तो ऐसी है जहां पर फटाफट फटाफट चिप्स बन रहे हैं, और फिर दूसरी यूनिट में जाकर उन चिप्स में अलग अलग तरह के मसाले ऐड हो रहे हैं फ्लेवर्स बनाने के लिए, और उनकी पैकेजिंग हो रही है। तो फर्स्ट यूनिट तो ER है, और वो दूसरी यूनिट जहां पर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग होगा वो हमेशा GB है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि GB और ER पास पास होते हैं। अगर यहाँ GB है तो बस यहीं पर पूरे में ER का नेटवर्क फैला हुआ है, जिससे चीजों का ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके। अब ER से कोई चीज बनकर आई और उसको GB में जाना है, तो हमेशा वो कौन से सरफेस से एंटर करेगी? सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस से। इसी कॉन्वेक्स फेस को सिस फेस भी कहते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में सिस और ट्रांस आइसोमर पढ़ते हो, तो ये यहां से एंटर कर रही है तो पहले सिस, ये कैसी है? कॉन्वेक्स है, और क्योंकि यहां से चीजें एंटर कर रही हैं तो इसको आप कहते हैं फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग, फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद यहां चली गई वो चीज, फॉर्मिंग फेस। तो GB का कॉन्वेक्स फेस न्यूक्लियस की तरफ है, सिस कहलाएगा, फॉर्मिंग कहलाएगा। ठीक है, ये चीज एक के बाद एक के ऊपर, एक के ऊपर सिस्टर्नी है, ये अलग अलग ना, इनको सबको सिस्टर्नी कहते हैं, लिखा हुआ है। इनमें जाती जाएंगी, मॉडिफाई होती जाएंगी, और फाइनली जब वो चीज पैकेजिंग के लिए रेडी होगी तो उसको ऐसे ये वेसिकल बनाकर और खुद से अलग कर देगी। ये GB से वेसिकल निकल गया। तो जो वेसिकल GB से निकला वो मैच्योर है ना, तो कहां से निकला वो? कॉनकेव से। कहां से निकला बच्चों? कॉनकेव से। तो कॉनकेव फेस को कहते हैं ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस, या मैच्योरिंग फेस। और ये हमेशा किस तरफ होगा? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। जरूरी नहीं उस चीज को सेल के बाहर फेंक दिया जाए, अगर सेल को बाहर सिक्रीट करना है तो बाहर कर देगी, अपने अंदर स्टोर करके रखना है तो इन्हीं वेसिकल्स में स्टोर कर लेगी, सेल में किसी और को पहुंचाना है तो वहां पहुंचा देगी। ठीक है, बट निकलेगा वो सब्सटेंस हमेशा ट्रांस फेस की तरफ से। तो ये GB में डिस्टिंक्ट होता है, क्लियर कट, कि यहाँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लेबल नहीं किया क्योंकि यहाँ पर उन्होंने थोड़ा इस तरह से बनाया कि एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। ठीक है, जब तक मुझे लगता है शायद ये सिस होगा और यहाँ से ये मैच्योर होके निकल रही है, तो फिर ये सिंपल सी बात है। अगर ये इनकमिंग वेसिकल है, इनकमिंग यानी घुस रहा है, तो ये सिस, ये मैच्योरिंग वेसिकल है तो ये ट्रांस। ठीक है, इनको या तो लेबल करना चाहिए था जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाते। ओके, बट डोंट वरी, जितनी लेबलिंग NCERT में है, अगर NCERT बेस्ड डायग्राम आता है तो उतनी ही लेबलिंग तुमसे एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, ये समझ में आ गया? ऐसा एक डायग्राम आप भी बनाकर रख लेंगे। आगे बढ़े, तो अब इस क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है कि GB की डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स ट्रांस, क्या कॉन्वेक्स को ट्रांस कहते हैं बच्चों? नहीं, ये एक बार में नहीं याद होगा, कल भी कहा था। ऐसे मत समझना कि जहां पर दो अलग अलग चीजें होती है एक बार मैंने पढ़ा दिया और तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर और अ रोबोट। नेवर, आपको चीजें बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, तब ये आपके दिमाग में इतनी मेमोराइज्ड हो जानी चाहिए कि आपको तुरंत नीट में याद आ जाए और सही याद आए। ठीक है, वहां प्रेशर में परफॉर्म करते हैं, प्रेशर भी झेलना होता है ना, एग्जाम का प्रेशर। देन स्मूथ ER यानी SER, जिसपे राइबोसोम नहीं है, वो लिपिड का सिंथेसिस करेगी, बिल्कुल ठीक है। रफ ER, क्यों रफ है? राइबोसोम्स की वजह से, तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी, बिल्कुल ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी आ गया, कोई बात नहीं अभी बता दूंगी। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर DNA होता है, फ्यू RNA होते हैं, 80S राइबोसोम गलत है, अभी बताऊंगी इसके बारे में, डोंट वरी। तो आपको बताना था करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट है B एंड C, ये रहा ऑप्शन D। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? 3 of the following statement regarding cell organelles are correct while 1 is wrong। 3 सही है, गलत है, तो which one is wrong, आपको wrong बताना है। ठीक है भाई, लाइसोसोम आर डबल मेम्ब्रेनस वेसिकल। लाइसोसोम सुसाइडल बैग सबको पता है, क्या ये डबल मेम्ब्रेनस हैं? देखना जरा, अभी चार्ट बनाया था हमने, पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सिंगल मेम्ब्रेनस में आता है, लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेनस है। ओके, लाइसोसोम वैसे भी सिंपली सुसाइडल बैग है, सेल के छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, बॉल्स हैं, जिनके अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं, लाइटिक एंजाइम्स। ठीक, तो लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेनस है, यहीं पर गलत हो गया। बट ये ध्यान रखना बच्चों आप लोग कि जो अभी मैं आपको कह रही थी ना, 4 ऑर्गेनल्स ER, GB, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, इनको क्यों फंक्शनली कनेक्टेड मानते हैं एक दूसरे से? ER एंड GB का कनेक्शन तो समझ ही गए आप, जो चीजें ER में मैन्युफैक्चर होती हैं वो चीजें GB में मॉडिफाई होती हैं। अब ध्यान से सुनना, GB से जब वेसिकल्स बन के निकलती हैं तो उन वेसिकल्स में से कुछ के अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स, और वो कहाँ बने हैं? ER में, मॉडिफाई कहाँ हुए हैं? GB में। तो लाइसोसोम्स का जो अल्टीमेट फॉर्मेशन होता है
वो ER एंड GB से ही होता है। कुछ वेसिकल्स इफ दे आर फिल्ड विद लाइटिक एंजाइम्स, इफ जरूरी नहीं है हमेशा, इफ फिल्ड विद लाइटिक एंजाइम्स तो ये क्या है, तो ये लाइसोसोम ही है। तो लाइसोसोम तो बने ही किससे हैं बच्चों, ER एंड GB से, तो हो गया फंक्शनली कनेक्टेड। एंड वैक्यूल की अगर हम बात करें तो वैक्यूल्स जो हैं बड़ी बड़ी, जिनके अंदर चीजें स्टोर करनी है, तो जब इनसे चीजें बन बन के निकलती हैं, अगर इनको कुछ स्टोरेज के लिए भेजना है तो वो कहाँ जाएगा, वैक्यूल में जाएगा। तो इनडायरेक्टली वैक्यूल भी इनसे कनेक्टेड है। ओके, इसलिए इन चारों को हम क्या मानते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक, तो मैंने इस बात पे इसलिए आपका ध्यान दिया है क्योंकि यहाँ पर ना, यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, यहाँ पर ये वाला पार्ट सही है इसका कि अगर यहाँ पे लिखा होता है कि लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स हैं एंड दे बड ऑफ फ्रॉम जीबी एंड कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये स्टेटमेंट सही होता। ठीक है, ER consists of a network of membranous tubules and help in transport, synthesis and secretion। अब आपको लगेगा ये सब कहाँ से आ गया ER में, ये तो ठीक है, ट्यूब्यूल्स की बनी होती है ER, वही सिस्टर्नी जैसे GB बना हुआ था, ये सब ट्यूब्यूल्स हैं बच्चों, इनके अंदर बीच में स्पेस भी तो है जहां पर चीजें मॉडिफाई होंगी। ER में भी देखो आपको दिख रही है, ये रफ ER दिखाई है पूरी, जिन पे राइबोसोम अटैच है, और ये स्मूथ ER दिखाया है। स्मूथ ER ऐसे देखो, RER जो होता है ना उसका नेटवर्क थोड़ा ज्यादा डेंस होता है, जबकि स्मूथ ER जो है ना वो छोटे छोटे से वाई शेप ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो मैं आपको क्या कह रही थी, हाँ, कि ये जो ER है, ये ना सिर्फ प्रोटीन्स का, लिपिड्स का सिंथेसिस करती है, बल्कि सिंथेसिस करने के बाद उनको बाहर भी तो निकालेगी, तो वो सिक्रीशन भी हुआ एक तरह का। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो ER है उसका फंक्शन क्या है, उसका ये एक नेटवर्क है, ये ट्रांसपोर्ट करती है, सिंथेसिस करती है और सिक्रीशन करती है वेरियस सब्सटेंसेस का। दिस इज करेक्ट। ठीक है, आगे ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको वर्ड कब आता है, कलरलेस के लिए। अभी हम प्लास्टिड्स पढ़ेंगे तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं अदर देन ग्रीन। ठीक है, होते तीनों डबल मेम्ब्रेनस है। डबल मेम्ब्रेनस में मैंने सिर्फ क्लोरोप्लास्ट लिखा है क्या, देख ले जरा, नहीं, प्लास्टिड्स लिखा है। प्लास्टिड्स का मतलब ऑल थ्री प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल, क्रोमोप्लास्ट जो प्लांट को तरह तरह के कलर्स देते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस हैं और चीजों को स्टोर करते हैं। तीनों डबल मेम्ब्रेनस में आएंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई ल्यूकोप्लास्ट आर बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन, यस। लैक पिगमेंट, बिल्कुल, ल्यूको मतलब कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा, यू नो। WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, बट WBC व्हाइट ब्लड सेल मिसनोमर है, गलत नाम है। कभी भी हमारे ब्लड में व्हाइट कलर की सेल्स नहीं है, या तो रेड है या कलरलेस है, इसीलिए WBCs का नाम ल्यूकोसाइट्स है। करेक्ट नेम उसका ल्यूकोसाइट है, बट WBC इतना कॉमन नेम है, वो भी चलने दिया साथ में। पहले ऐसे होता था कि भाई कलरलेस को व्हाइट कह दो, क्या फर्क पड़ता है, बट व्हाइट इज ऑल्सो अ कलर ना। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट आर बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन, लैक पिगमेंट but contain their own DNA and protein synthesizing machinery। yes, ये वही पॉइंट है जो अभी माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था हमने, इसको मैंने भी होल्ड पे रखा हुआ है। चलो बता दूं क्या, फिर बाद में रह जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, एंड प्लास्टिड्स की, एंड किसकी, प्लास्टिड्स की, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो या कोई भी दूसरा प्लास्टिड हो, सभी प्लास्टिड्स की। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये दो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं सेल के जो खुद अपनी कॉपीज बनाते हैं। ER से नया ER नहीं बन सकता, GB से नया GB नहीं बन सकता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से नया माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड से नया प्लास्टिड बन सकता है, जैसे कि सेल से सेल बनती है ना, बिल्कुल वैसे। लेकिन अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के बाहर निकाल दूं और अब कहूं तू अपनी कॉपी कर, तो नहीं कर पाएगा, प्लास्टिड भी नहीं कर पाएगा। यानी दे कैन कॉपी देमसेल्फ बट इनसाइड द सेल, क्योंकि उस कॉपिंग मैकेनिज्म के लिए इनको न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है। तो ये दोनों ऑटोनॉमस तो हैं, यानी अपनी कॉपीज तो बना सकते हैं, बट अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, जेनेटिक मशीनरी के कंट्रोल में ही ये काम कर सकते हैं। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एज अ सेल। इसलिए इन दोनों को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं। ये दोनों क्या हैं सेल के, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स हैं,
सेमी ऑटोनॉमस का मतलब दे कैन कॉपी देमसेल्व, ये अपनी जैसी नई कॉपीज बनाते हैं। दे कैन कॉपी देमसेल्व्स बट नॉट फ्रीली, मतलब फ्री इन द सेंस कि उनको सेल के अंदर रहकर सेल की कंट्रोलिंग पावर तो झेलनी है, ठीक है, ओके। और अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये कॉपी क्यों कर सकते हैं, ऐसा क्या स्पेशल है इनके पास कि ER, GB, लाइसोसोम, वैक्यूल ये सब तो कॉपी नहीं कर सकते, ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों इन दोनों में ही जो मैट्रिक्स है, इसमें भी अंदर लिक्विड भरा रहता है, इसमें भी अंदर भरा रहता है फ्लूइड जो भरा हुआ है, ठीक है। हमेशा जब भी मैं मैट्रिक्स बोलूं, मैट्रिक्स इज अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, वो बार बार बोलने में नहीं आता पर ध्यान रखें आप, है ना। तो जेल की तरह होता है, इसलिए उसको ना एग्जैक्टली आप लिक्विड कहेंगे ना वो कहेंगे, इट इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें देखना क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास देखना जरा मैं क्या बना रही हूँ इसके मैट्रिक्स में। ऐसा स्ट्रक्चर कहीं और भी बनाया था क्या मैंने? ऐसा स्ट्रक्चर कहीं और भी बनाया था क्या? याद आ रहा है क्या किसी को? कल ही बनाया था प्रोकैरियोटिक सेल में। क्या है ये है डबल स्ट्रैंडेड DNA, सर्कुलर, याद आया? एक अकेला है तो सिंगल मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, बट एक अकेला है तो सिंगल है, नेकेड है, कोई अलग से इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, और नॉन हिस्टोनिक है, ये भी कोई हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। तो बिल्कुल जैसा प्रोकैरियोटिक सेल के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, वैसा माइटोकॉन्ड्रिया के पास है बच्चों, सेम टू सेम ऐसा प्लास्टिड्स में भी है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज, दोबारा नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो DNA अगर आ गया तो इनके पास तो हिम्मत आ गई कि यार हमारे पास तो अपनी मशीनरी है, अपनी इंफॉर्मेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की इंफॉर्मेशन है इसके पास, तो हम तो अपनी कॉपी खुद ही बना लेंगे, अपने DNA को रेप्लिकेट करेंगे और फिर 2 में डिवाइड हो जाएंगे, फिजन जैसे बैक्टीरिया करता है वही ये करेगा। तो यस दे कैन डू, बट अगेन अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनके पास खुद का DNA है, अगर DNA है तो RNA भी होगा, DNA से तो RNA बनता ही बनता है, तो यस दे हैव RNA एज वेल। और जब भी DNA से RNA बनता है तो RNA से प्रोटीन बनती है बाद में, आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे ट्रांसलेशन, और प्रोटीन्स बनाने के लिए राइबोसोम्स भी चाहिए होते हैं बच्चों। तो नेचर ने इन पर इतनी मेहरबानी कर दी कि इनको राइबोसोम्स भी दे दिए, लो भाई खुश हो जाओ ये तुम्हारे राइबोसोम्स। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके राइबोसोम्स को 70S रखा है, जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। कुछ साइंटिस्ट तो कहते हैं ये तो एक प्रोकैरियोटिक सेल हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल की तरह इनके पास मेम्ब्रेन है, इनके पास अंदर साइटोप्लाज्म की तरह मैट्रिक्स है, इनके पास खुद का DNA है, खुद का RNA है, और 70S राइबोसोम्स है। वो इंक्लूजन बॉडी, मिजोसोम, बस यही सब तो नहीं है। तो यस, ऐसा साइंटिस्ट मानते भी हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल विद इन सेल, इट्स लाइक अ प्रिमिटिव सेल विद इन सेल, सेम थ्योरी विद द प्लास्टिड्स, ठीक है। बट अगर आप इसे सेल से बाहर निकाल दोगे तो इट कांट बिहेव एज अ सेल, इसलिए आप इसको सेल नहीं कहेंगे, हैं तो ये दोनों सेल ऑर्गेनल्स, पर यस दे हैव देयर ओन मशीनरी टू रेप्लिकेट, ये खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, खुद को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास इनका DNA है, इनके पास RNA है, इनके पास राइबोसोम्स है, एंड जो भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स वगैरह चाहिए, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, वो सब है इनके पास। प्रोटीन्स मतलब तरह तरह के एंजाइम्स, जब एंजाइम्स बनेंगे तभी तो वो मेटाबॉलिकली अपनी चीजें करेंगे, ठीक है। सेम हेयर लिखानी है बस। तो समझ गए कि ये थ्योरी, आप ये बार बार आ रहा था, मैंने यहीं पर समझा दिया तुमको। तो देखो क्या लिखा है कि ल्यूकोप्लास्ट में, ये तो हमने पढ़ लिया था, यस दे कंटेन देयर ओन DNA एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, बिल्कुल ठीक है। और स्फेरोसोम्स के लिए लिखा है जो NCERT में दिया ही नहीं है, बट मैं हमेशा ये चैप्टर पढ़ाते वक्त एक लाइन जरूर लिखवाती हूँ बच्चों को, आप भी लिख लेना अपनी बुक में। स्फेरोसोम छोटे छोटे वेसिकल्स होती हैं बच्चों, जो फैट स्टोरेज का काम करती हैं, ओनली इन प्लांट सेल्स, हमारे में नहीं होते, ठीक है। तो दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एसोसिएटेड विद सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, यस स्टोरेज भी करते हैं और सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये लाइन एग्जैक्टली आप लिख के रख सकते हो बस अपनी NCERT में, और लिख देना ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे स्फेरोसोम के बारे में, ओके। तो ये भी सही है, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था, ये मिल गया हमको रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, डन। एक दो क्वेश्चंस और कर लें, ये वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाला, फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। इस वाले चैप्टर को हम थर्ड सेशन में पूरा करेंगे, नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है। कोई बात नहीं है, हमें अपने रिवीजन को प्रॉपरली करना है एकदम अच्छे से, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में बस खींच दो और खत्म करो, ठीक।
सेंट्रल वैक्यूल को किससे मैच करूं? वैक्यूल अभी देखा था भाई, यहाँ पर तुम्हें ईआर के बारे में बता दिया, जीबी के बारे में बता दिया, लाइसोसोम मैंने बता ही दिया कि लाइसोसोम में लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना ये कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, लिपिड्स का डाइजेशन करने के लिए, प्रोटीन्स का डाइजेशन करने के लिए, एंड कार्बोहाइड्रेट का, प्लस ऐड करो, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, एंड न्यूक्लियस भी होते हैं इनमें, न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन करने के लिए। यानी एक सेल में जो जो होता है उन सबका डाइजेशन कर सकते हैं। इसीलिए तो अगर कोई सेल टेंशन में आ जाए, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाए, एकदम वियर एंड टियर हो जाए सेल का, अब बचने की उम्मीद ही नहीं है, तो सेल अपने लाइसोसोम्स को बर्स्ट कर देती है। जैसे ही लाइसोसोम बर्स्ट होते हैं सेल के अंदर, सारे एंजाइम्स फैल जाते हैं, सेल का डाइजेशन हो जाता है, यानी सेल ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, बट हमें इस चीज को दिमाग में लाना भी नहीं है, नेवर। सेल के पास ऑप्शन नहीं है, बट हमारे पास लाइफ में हमेशा ऑप्शन होता है चीजों से बाहर निकल के अलग तरह से सोच के आगे बढ़ने का। ठीक है, सेल भी ऐसा ना बहुत बहुत एक्सट्रीम केसों में करती है, जब वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी होती है, और हमें ऐसा इंटरनली लगता है, बट कभी भी हम ऐसे डैमेज होते नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस मैटर, क्योंकि नाउ अ डेज यू नो व्हाट इज द सिचुएशन, है ना, बहुत स्ट्रेस लेते हो आप लोग। ठीक है, अच्छा है आपने एक टारगेट डिसाइड कर रखा है कि यार मुझे ये बनना है, ये एग्जाम क्रैक करना है, आप उसके लिए जितनी मेहनत कर सकते हो करो, जितना खुद को चैलेंज देना है दो, बट कभी भी इतना डिमोटिवेटेड मत हो कि अगर वो आपको मिला ही नहीं तो आप सोचो कि अब लाइफ में सारे ऑप्शन ही खत्म हो गए हमारे पास। ऐसा नेवर, कभी नहीं होता बच्चों, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ आगे आपका वेट कर रही होती है। हाँ ठीक है, आपने कुछ सोचा है, अगर वो मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो उससे भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दुनिया में है, बस हमें पता नहीं होता है, वी हैव टू एक्सप्लोर, है ना। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दीज नेगेटिव थॉट्स वी हैव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, जिससे हम हमेशा आगे बढ़े लाइफ में। ठीक है, चलिए अभी इसको खत्म करना है वरना फिर लंबा हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो ये समझ में आ गए आपको, चारों एंजाइम्स लाइसोसोम में होते हैं, क्यों होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लाइसोसोम का ओनली फंक्शन इज द सुसाइड ऑफ सेल, लाइसोसोम और भी फंक्शंस करते हैं। अगर सेल में, जैसे आपने पढ़ा है अमीबा फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है, अमीबा फूड को अंदर लेता है, फूड वैक्यूल बनती है, उस फूड वैक्यूल से लाइसोसोम अटैच हो जाता है और अपने एंजाइम्स को सिर्फ उस फूड वैक्यूल में डाल देता है, जिससे कि क्या हो, उसका डाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो यानी लाइसोसोम फूड वैक्यूल्स के अंदर भी फूड का डाइजेशन करता है। तो ऐसा नहीं है कि लाइसोसोम के और कोई फंक्शन नहीं है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। जनरली सेल के अंदर अगर कभी भी डाइजेशन की जरूरत है तो लाइसोसोम उसमें हेल्प करेगा, और कभी सेल को ही डाइजेस्ट करना है तो भी लाइसोसोम उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए रही बात वैक्यूल की, तो वैक्यूल आप सबको पता है, प्लांट वैक्यूल की अगर हम बात करें तो आप उसे सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, जिसमें प्लांट अपना वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टॉक्सिक नहीं होते प्लांट के लिए, इट कैन स्टोर, एंड अदर मटीरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। ठीक है, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं बच्चों। प्लांट सेल में जो बड़ी सी वैक्यूल होती है, इसकी मेम्ब्रेन का नाम हमेशा ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है, दिस इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। एक और बात, जितनी भी मेम्ब्रेन्स मैं तुम्हें बता रही हूँ, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, इन सबका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही है, इन सबका स्ट्रक्चर सेम है। ये सब फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर एंड इंटीग्रल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इनकी बनी हुई है, सबका नेचर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट मैंने आपको कल बताया था कि सेल मेम्ब्रेन अकेला ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में बिल्कुल एक जैसा है, यानी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो करती है। ठीक है, चलिए देन इन प्लांट सेल, ये आ गया ना, वैक्यूल 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखती है सेल का, इतनी बड़ी वैक्यूल प्लांट सेल्स में होती है, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा हमने देखी थी। ठीक है, ओके, ये रहा, क्या करेगी टोनोप्लास्ट, वही ट्रांसपोर्ट करवाएगी आयंस का अंदर बाहर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट सब करती है जो एक सेल मेम्ब्रेन करती है। ठीक, इसके अलावा नॉट ओनली सेंट्रल वैक्यूल, बल्कि वैक्यूल्स में हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होती है, इस पे अभी रिसेंटली कई बार क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा बता देती हूँ। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जरूरत होती है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स को, उसमें भी सारे नहीं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में 3 याद रख लो तुम, अमीबा, अमीबा वाले प्रोटिस्टा किंगडम में या प्रोटोजोआ में ही वो आता है कौन, पैरामीशियम, फ्रेश वाटर में रहता है पैरामीशियम, और एक यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना, तीनों फ्रेश वाटर हैं क्या। तीनों के सेल में जब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनती है, उसके अंदर पानी होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती करती सरफेस पर जाती है और बाहर जाके फट जाती है, तो पानी को बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है क्या करना, एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना, यानी ऑस्मो रेगुलेशन।
साथ में कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी निकल जाते हैं तो एक्सक्रीशन, ठीक है। और इसके अलावा एक फूड वैक्यूल भी होती है, अभी बताया था अमीबा फूड को एनगल्फ करके बनाती है। तो दीज आर 3 वैक्यूल्स जो आपकी बुक में दी है, सेंट्रल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेंट्रल वैक्यूल क्या करेगी? सेंट्रल वैक्यूल ये रहा, सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगी? ऑस्मोरेगुलेशन करेगी। फूड वैक्यूल क्या करेगी? फूड वैक्यूल क्या करेगी? ये रहा, फूड को अंदर लेकर डाइजेशन में हेल्प करेगी विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, अकेले नहीं कर सकती ये काम। एयर वैक्यूल क्या करेगी? अब ये कहां से आ गई? ये गैस वैक्यूल की तरह दे दिया इन्होंने, मेटाबॉलिक गैसेस को स्टोर करेगी। और स्फेरोजोम अभी बताया था लिपिड्स को स्टोर करेगी। ए को मैच करना है 5 से, बी को मैच करना है 3 से, चलो मिल गया यहीं पर, A5B3 नहीं मिला, ये रहा A5B3। सी को मैच करना है 2 से, 2 से क्या? सी को मैच करना है 1 से, ये रहा ऑप्शन ए। गड़बड़ तो नहीं की? इतनी सारी लाइंस हो गई हैं, ठीक है, ओके। तो आई थिंक दिस इज डन। अच्छा एक क्वेश्चन और है, रीड द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फॉर्म्ड इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स, अभी बताया। फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड, बिल्कुल ठीक। वैक्यूल इज बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट तो सही है बट डबल नहीं, सिंगल ही है ये भी। वैक्यूल ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, बिल्कुल ठीक, यानी हमें बताना था करेक्ट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये रहा ऑप्शन सी, ओके। क्लियर है क्या? एक मिनट, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का क्वेश्चन आ गया ये, और देख लो लास्ट, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन। आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें सारे मेम्ब्रेनस हो, तो मैं वो हटा दूं जिसमें नॉन मेम्ब्रेनस है, बहुत आसान हो जाएगा। देखो राइबोसोम वाले सारे ऑप्शन हटा दो, कितना आसान हो गया ना, ये रहा सी ऑप्शन। कई बार ऐसे वाले टेक्निक से फटाफट आंसर आता है। मैं नीट में दोनों चीजों का ध्यान रखना है ना, एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी चाहिए, तभी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम बचेगा। आई नो बायो पढ़ते वक्त तुम बायो में इतना चले जाते हो अंदर डीप में कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो भूल ही जाते हो। ऐसा लगता है पूरे दिन बस बायो पढ़ते रहें, बढ़िया बढ़िया सा लेक्चर देखते रहें, समझ आती रहें चीजें, क्वेश्चन करते रहें और बस दिन बढ़िया बीता हमारा, है ना। पर अगर ऐसे करते करते पूरी नीट की जर्नी तुम्हारी निकल गई ना बच्चों, और फिजिक्स केमिस्ट्री पे कमांड नहीं बनी, तो भूल जाओ आज के टाइम पे। आपको पता है चाहे रिजर्व कैटेगरी है चाहे जनरल के बच्चे हैं, सभी का कट ऑफ बढ़ गया है। तो आपको एकदम अच्छे से तीनों सब्जेक्ट्स पे पकड़ बनानी होगी, और जब तीनों पे बनाओगे तभी आप अपना एम अचीव कर पाओगे, ओके। तो ये हमारे सेल के क्वेश्चंस हुए। अभी पूरा नहीं हुआ है चैप्टर, बाकी के जो रिमेनिंग रह गए हमारे ऑर्गेनेल्स अभी तो कई सारे हैं, और न्यूक्लियस, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। एक बार फिर से जो भी आपके पास बुक्स का सोर्स है, आप वहां से जो मैंने अभी तक करवा दिया है उस पार्ट के सेल के क्वेश्चंस करना, देखना आपसे कितने सही हो रहे हैं ना। आप अपना परसेंटेज चेक किया करो, कोशिश किया करो जब किसी चैप्टर को छोड़ो, यानी उसको मान लो कि मेरा कंप्लीट हो गया है, तो कम से कम 80 से 85%, मैं तो कहूंगी 90% तक क्वेश्चंस जब तुम्हारे सही होने लग जाएं, तब ये समझो कि इस चैप्टर पे पकड़ बन गई है। क्योंकि वो जो 10% गलती होती है वो सिली मिस्टेक की वजह से होती है, जब आप रिवीजन करोगे बार बार तो वो भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ये प्रॉमिस करना है। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे जरूर किया करो, उनको पढ़ के ही मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि यस बच्चे वेट कर रहे हैं, सेशन रिकॉर्ड करके डालना है, ओके। चलिए, गुड बाय।